गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने वापस ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और इसका कारण यह है कि जो कोरोना की जो सेकेंड जो वेव है वो बहुत ख़तरनाक तरीके से पहले से भी उग्र रूप ले चुकी है। इसलिए हम आगे की जो भी आपका सिलेबस बाकी है वो आगे से हम ऑनलाइन क्लासेस में ही पूरा करेंगे। ठीक है, तो हम बीएससी सेकेंड ईयर में आपकी लेसन है हेमिकोडेटा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट के अंदर एक टॉपिक है थर्ड यूनिट का हेमिकोडेटा के प्रमुख लक्षण। ठीक है, देखो हेमिकोडेटा जंतुओं को पहले व्यक्ति क्या मानते थे, इसको कोडेटा माना गया था। हेमिकोडेटा को कोडेटा में स्टडी की जाती थी, लेकिन इसमें कंप्लीटली कोडेटा के लक्षण न पाए जाने के कारण, कोडेटा के कंप्लीट लक्षण नहीं पाए जाते, इसी कारण से इसको क्या कहा गया, हेमिकोडेटा। कुछ वर्षों तक, फ्यू ईयर्स तक इस हेमिकोडेटा को कोडेटा माना गया। ठीक है, कोडेटा के अंदर ही इसको क्लासिफाइड किया गया, लेकिन इसका कहने का एक कारण था। इसको कोडेटा के अंदर क्यों वर्गीकृत किया गया, वर्गीकृत करने का एक कारण था, वैज्ञानिकों ने इनके सदस्यों में, हेमिकोडेटा के सदस्यों के अंदर एक स्ट्रक्चर देखी और वो स्ट्रक्चर कैसी थी, नोटोपोड के समान थी। और नोटोपोड के समान होने के कारण इसे कोडेटा कहा गया, क्योंकि कोडेटा के प्राथमिक लक्षण जो होते हैं, प्राइमरी जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो 3 कैरेक्टर्स होते हैं। प्रेजेंस ऑफ द नोटोपोड एनी वन स्टेज ऑफ द लाइफ। सेकंड है प्रेजेंस ऑफ द गिल स्लिट्स एनी वन स्टेज ऑफ द लाइफ। तीसरा है प्रेजेंस ऑफ द डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड एनी वन स्टेज ऑफ द लाइफ। तो कोडेटा का जो लक्षण है ये पाया जाता था। ये वैज्ञानिकों ने सोचा कि ऐसी स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है, लेकिन आगे जब और रिसर्च हुआ तो जो ये स्ट्रक्चर मानी गई थी, एक्चुअल में वो नोटोपोड नहीं थी। वो क्या थी, एक आंत्र का बक्कल डायवर्टिकुलम स्ट्रक्चर थी। क्या थी, बक्कल डायवर्टिकुलम स्ट्रक्चर, यानी एक आंत्र का मुख्य अंधवर्धनाल थी। और इसी आधार पर हेमिकोडेटा के जंतुओं को कोडेटा माना गया, परंतु पूर्णतया कोडेटा के लक्षण न होने के कारण अब इसे हेमिकोडेटा नाम दिया गया है। ठीक है, अब इसका हम सबसे पहले पढ़ते हैं, वो है इसके प्रमुख लक्षण, हेमिकोडेटा के प्रमुख लक्षण। तो फर्स्ट इसका कैरेक्टर अगर हम देखें तो हेमिकोडेटा के जंतु ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, त्रिस्तरीय, यानी तीनों जनन स्तर, तीनों 3 जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होती है, यानी एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ये तीनों की तीनों इस हेमिकोडेटा में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, और बाइलेटरल सिमेट्री उन्हीं एनिमल्स में पाई जाती है जिसमें अग्रभाग और पश्चिम भाग निश्चित हो। ठीक है ना, बॉडी की स्ट्रक्चर लगभग सिलेंड्रिकल हो, उनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। पहला लक्षण क्या हो गया। सेकंड है कि ये वर्म लाइक थे, कृमि रूपी समुद्री आवास में कृमि वर्म लाइक सी
एनिमल है ये, समुद्र के अंदर पाए जाते हैं और ये अधिकांशतः क्या होते हैं, स्टेबल, स्थानबद्ध। ये क्या होता है, स्थानबद्ध। और समुद्र के अंदर जो समुद्र का जो बॉटम होता है, समुद्र के अंदर जो कीचड़ होता है, उस कीचड़े भाग के अंदर, कीचड़ वाले भाग के अंदर ये बिल बनाकर रहते हैं। ठीक है ना। अगर इनका आप शरीर देखोगे, शरीर 3 भागों में बटा होता है, शरीर 3 भागों में। फर्स्ट है ए, फर्स्ट भाग को बोलते हैं इसमें प्रोबोसिस। बी है कॉलर, सेकंड क्या इसमें, कॉलर। और सी है इसमें ट्रंक, धड़। प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, ये 3 भागों में इनका शरीर बटा होता है। ठीक है। अगर इनकी आप फीडिंग देखते हैं, भोजन करने का जो तरीका है, तो इन ये फिल्टर फीडर होते हैं। ये क्या होते हैं, फिल्टर फीडर। और जो सड़ी गली वस्तुएं होती है, सड़ी गली जो पदार्थ होते हैं, उनको ये खाते हैं। ठीक है। रेस्पिरेशन के लिए इनमें क्या पाए जाते हैं, अनेक गिल स्लिट्स पाई जाती है। इनमें गिल स्लिट्स भी पाई जाती है, अनेक गिल दरारें पाई जाती है, गिल खांचे पाई जाती है। और अगर रेस्पिरेशन की बात करें, अगर हम इनमें रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो रेस्पिरेशन के रूप में इनमें, एक मिनट, हाँ, सॉरी स्टूडेंट्स आ गए थे बीच में कुछ प्रॉब्लम्स के लिए। देखिए, हम बात कर रहे थे कि इनके अंदर अनेक गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। और अगर रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो रेस्पिरेशन के रूप में इनके अंदर जो बॉडी होती है, उस बॉडी से गैसीय विनिमय देह सतह, यानी जो गैसों का एक्सचेंज होता है। जैसे मान लो ये एनिमल है, तो एक तो पानी के अंदर से O2 बॉडी के अंदर चली जाती है और CO2 बाहर आ जाती है सामान्य सतह से, बॉडी वॉल से, देह सतह से। और इसके अलावा इनके अंदर जो गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, इन गिल स्लिट्स के ऊपर से जैसे ही पानी गुजरता है, तो इन गिल स्लिट्स में क्या भरा रहता है, ये बहुत ज्यादा वेस्कुलर होते हैं। ठीक है। तो इनके अंदर जो ब्लड होता है, उनमें से CO2 पानी में छोड़ दी जाती है और पानी से O2 अंदर खींच ली जाती है। इस प्रकार से इनमें गैस का विनिमय होता है। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं, तो इनमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, इसमें अर्थात ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती है। प्रजनन सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार का होता है। ठीक है। और इसके अंदर निषेचन एक्सटर्नल होता है। और लाइफ के अंदर एक टर्नेरिया लार्वा अवस्था अवश्य रूप से पाई जाती है, अर्थात इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट न होकर इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। ठीक है। अगर अब ये तो इसके प्रमुख लक्षण, अब हम इसका पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन। हेमिकोडेटा का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं।
हेमिकोडेटा को 2 क्लासेस में, यानी इस संघ को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक है एंटेरोन्यूस्टा फर्स्ट, ठीक है, और एक है टेरोब्रेंकिया। एंटेरोन्यूस्टा की बात करें हम, इसका एग्जाम्पल है बेलेनोग्लोसस, जो हम एक रिप्रेजेंटेटिव एनिमल के रूप में इसकी स्टडी हम करते हैं। इस वर्ग के अगर जंतुओं की बात करें तो इस वर्ग के जितने भी जंतु होते हैं वो कृमि रूपी होते हैं और यू आकृति का एक बिल होता है। समुद्र के अंदर जो कीचड़ होता है उस यू आकृति के बिल के अंदर ये रहते हैं, ठीक है ना। कुछ जो होते हैं वो पत्थर और चट्टानों के बीच में भी रहते हैं इस वर्ग के सदस्य, ठीक है, क्योंकि जिन बिलों में ये रहते हैं। और दूसरी चीज, इन्हें एकॉर्न वर्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकॉर्न वर्म, क्योंकि जिस बिल के अंदर ये रहते हैं उस बिल के अंदर अपना अग्रभाग बाहर निकाले रहते हैं। जैसे मान लो ये बिल है और ये सदस्य है, इसके ट्रंक पोर्शन ये है और प्रोबोसिस पोर्शन ये है। तो ये हमेशा प्रोबोसिस पोर्शन को, ये प्रोबोसिस है, वो हमेशा बाहर की तरफ निकाल के रहते हैं, ठीक है ना। इसका शरीर कोमल होता है, सॉफ्ट होता है, बेलनाकार होता है शरीर। इसकी जो सदस्य होते हैं इनका शरीर कितने भागों में बटा होता है? 3। प्रोबोसिस, ये हो गया इसका कोलर और ये हो गया इसका ट्रंक पोर्शन, ठीक है ना। इस प्रकार से इनके सदस्यों में ये पाया जाता है, ठीक है ना। अगर हम और सदस्यों की बात करते हैं तो और सदस्यों के अंदर देखिए कि इसका जो टेरोब्रेंकिया है, इसका जो सेकंड है टेरोब्रेंकिया, टेरोब्रेंकिया इस वर्ग में वे कोडेट्स यानी वे हेमिकोडेटा को इंक्लूड किया गया है। मतलब इनमें वे हेमिकोडेटा आते हैं जो बिलकारी न होकर, क्या नहीं होते? बिलकारी न होकर कैसे होते हैं? यानी हेमिकोडेटा का इस क्लास के सदस्य तो क्या होते हैं? बिलकारी होते हैं, और इसके सदस्य क्या नहीं होते? बिलकारी नहीं होते, ठीक है। ये निवही होते हैं। इसके सदस्य क्या होते हैं? कॉलोनी में रहने वाले होते हैं। किसमें रहने वाले होते हैं? कॉलोनी में। और इसकी स्ट्रक्चर एक पेड़ नुमा होती है। कैसी होती है? पेड़ नुमा, ठीक है। अगर हम इसका डायग्राम देखें, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? पेड़ नुमा। तो ये आपका हेमिकोडेटा है। हेमिकोडेटा के आपको मैंने बताया था, हेमिकोडेटा को पहले कोडेटा माना जाता था, लेकिन अब इसे कोडेटा न मानकर इसे अलग से ही फाइलम हेमिकोडेटा में स्टडी की जाती है, क्योंकि जो इसमें कोडेटा के जो लक्षण होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते हैं। क्योंकि पहले वैज्ञानिकों ने क्या माना था, इसमें जो आंत्र का जो मुख्य अंधवर्ध नाल होती है, आंत्र की जो बकल डायवर्टिकुलम स्ट्रक्चर होती है, उसी को नोटोकोड माना था, जो ऐसी स्ट्रक्चर नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद में इसको अलग से ही फाइलम हेमिकोडेटा में स्टडी करने लगे। इसके मैंने आपको टोटल फीचर्स बता दिए। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, बायलेटरल सिमेट्री होता है, फिल्टर फीडर होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, श्वसन के लिए बॉडी सरफेस होती है, गिल स्लेट्स होते हैं, इनमें गिल स्लेट्स अनेक होते हैं, ठीक है। शरीर 3 भागों में बटा होता है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। इस प्रकार से अपना लेसन इतना ही है। इसके फीचर्स है, इसका क्लासिफिकेशन इसको 2 भागों में बांटा गया, एंटेरोन्यूस्टा और टेरोब्रेंकिया। एंटेरोन्यूस्टा के सदस्य बिल में रहते हैं, ये बिल बनाकर नहीं रहते हैं, ठीक है ना। ये टेरोब्रेंकिया पेड़ के स्ट्रक्चर के समान होती है और ये इसका शरीर यू आकार के बिल में रहता है। नेक्स्ट लेसन हम जो स्टार्ट करेंगे वो है कैनाल सिस्टम।